बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूबॉर्न की हेल्थ असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो न्यूबॉर्न की हिस्ट्री या प्रेजेंट कंप्लेंट हम पूछेंगे। हम जो डेटा आइडेंटिफाई करेंगे वो है डेट और प्लेस ऑफ बर्थ, बेबी का निक नेम, फर्स्ट नेम पेरेंट का, और अगर 2 नाम है तो लास्ट नेम भी। चीफ कंप्लेंट कि अगर बेबी को कोई कंसर्न है या उसके पेरेंट्स या स्कूल टीचर या किसी दूसरे बंदे को प्रेजेंट इलनेस उसको क्या है कि पेरेंट्स ने बेबी में कोई सिम्टम्स देखे और उनको पेरेंट्स में से किसी एक का कोई कंसर्न है तो उसके मुतालिक हम पूछेंगे। फिर बेबी की बर्थ हिस्ट्री के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और ये इम्पोर्टेंट होगा जब बेबी को न्यूरोलॉजिकल या कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो तो हम इसका प्रीवियस रिकॉर्ड मालूम करेंगे। प्रीवियस रिकॉर्ड में उसका प्रीनेटल, पेरीनेटल और न्यूनेटल तीनों रिकॉर्ड हम चेक करेंगे। प्रीनेटल में मैटरनल हेल्थ देखेंगे, मेडिकेशंस उसने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या ली, क्या वो टोबैको या कोई ड्रग अल्कोहल वगैरह यूज़ करती थी, उसका वेट गेन हुआ था प्रेगनेंसी के दौरान, गेन हुआ था तो नॉर्मल या कम या ज़्यादा गेन हुआ था। फिर पेरीनेटल या नेटल जो है वो ड्यूरिंग डिलीवरी को कहते हैं। इसमें हम लेबर की नेचर और डिलीवरी देखेंगे कि डिलीवरी नॉर्मल हुई या सर्जरी से हुई, लेबर नॉर्मल गुजरा या फिर किस तरह का लेबर था, बर्थ वेट कितना था बेबी का और अपगार स्कोर 1 मिनट पे और 5 मिनट पे कितना था। फिर न्यूनेटल लाइफ में बेबी को रिससिटेशन हुई थी, क्या वो साइनोस था, वो जाइंडस के साथ पैदा हुआ था, पैदा होके उसको जाइंडस हो गया था, इन्फेक्शंस उसे कोई थे, वो अपनी मदर के साथ बॉन्डिंग बनाने में कैसा है। फिर बेबी की फीडिंग हिस्ट्री देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट होता है न्यूट्रिशन और ओबेसिटी के हवाले से। ब्रेस्ट फीडिंग हम बेबी का देखेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन फीड्स की कितनी है, क्या वो फीड लेने में उसको कोई डिफ़िकल्टीज़ है, उसकी टाइमिंग क्या है और वीनिंग का कौन सा मेथड उसके लिए यूज़ होता है। फिर बॉटल फीडिंग अगर उसको कराई जाती है तो उसकी टाइप, अमाउंट, फ्रीक्वेंसी, वॉमिटिंग करता है, पेट में मरोड़ होते हैं, डायरिया वगैरह है उसे। फिर उसके विटामिन, आयरन, फ्लोराइड सप्लीमेंट्स और सॉलिड फूड की तरफ वो कैसे जा रहा है, उसकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, टाइप्स और वो कौन सी टाइप्स के और कितने अमाउंट के फूड यूज़ करता है, ले लेता है, और पेरेंट्स का एटीट्यूड कैसे हैं और फीडिंग में उसको कोई प्रॉब्लम्स वगैरह है। फिर बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंटल हिस्ट्री जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, ख़ास तौर पर अगर ग्रोथ और डेवलपमेंटल या बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस उसे हैं। हम इसमें 4 चीज़ें देखते हैं: फिज़िकल ग्रोथ, डेवलपमेंटल माइलस्टोन, स्पीच डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। फिज़िकल ग्रोथ में हर एज के लिए जितने हाइट और वेट है वो देखेंगे। फिर उसका हेड सरकमफेरेंस बर्थ पे कितना था, 2 इयर्स पे कितना है और उसकी स्लो उसकी ग्रोथ हो रही है या रैपिड है। फिर डेवलपमेंटल माइलस्टोन देखते हैं कि उसका बेबी जो है किस एज में उसने सर उठाना शुरू किया था, किस एज में रोल ओवर शुरू किया था, सिटिंग कब शुरू की थी, कब खड़ा हुआ था, वॉकिंग कब शुरू की थी, बातें कब शुरू की थी। फिर स्पीच डेवलपमेंट देखते हैं, परफॉर्मेंस जो प्री स्कूल है बेबी की और स्कूल में कैसी उसकी है। सोशल डेवलपमेंट में देखते हैं कि उसका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है दिन और रात में, टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी कैसी है, हैबिचुअल उसका बिहेवियर कैसा है, प्रॉब्लम्स में डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स क्या वो करता है, स्कूल में बिहेवियर कैसा है, फैमिली और पीयर्स के साथ उसकी रिलेशनशिप कैसी है। करंट उसकी हेल्थ स्टेटस देखेंगे, उसमें एलर्जीज़ देखी जाती है, ख़ास तौर पर अटेंशन दी जाती है कि उसको एक्जिमा, अर्टिकेरिया
या पेरिनियल एलर्जी, रेनाइटिस, एस्थमा, फूड इंटॉलरेंस, इंसेक्ट सेंसिटिविटी, इंसेक्ट्स हाइपर सेंसिटिविटी और रिकरेंट विजिंग, उसको किस टाइप की एलर्जीज़ है, स्किन की है या फिर रेनाइटिस है, उसको फूड से कोई एलर्जीज़ है, इंसेक्ट से है या उसका चेस्ट अक्सर ख़राब रहता है, तो ये सारी उसकी एलर्जीज़ चेक की जाती है। फिर उसका इम्यूनाइजेशन स्केजुअल डेट्स के साथ देखा जाता है कि क्या उसकी इम्यूनाइजेशन हुई है और उसकी तरफ रिएक्शन कैसा था। फिर स्क्रीनिंग टेस्ट, कि उसके स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो उसके हुए थे या नहीं। ये बच्चे के मेडिकल और सोशल कंडीशन पे होता है। बच्चा जो है उसकी स्क्रीनिंग के रिजल्ट्स कैसे हैं, एनीमिया उसको है या नहीं, ब्लड में लेड कितना है। अच्छा, ये जो है ब्लड में लीड जो नॉर्मल है वो है 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, और अगर वो 5 तक भी चली जाए फिर भी ठीक है, और 45 तक अगर ये आगे बढ़ जाए फिर भी ये इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन लेड की मिकदार जो है वो इसलिए देखी जाती है कि बच्चे की आईक्यू पे ये इफ़ेक्ट करती है। अगर ये कम हो, अगर ये 10 से कम हो, 10 या 5 से, पहले 10 था अब 5 है कि 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ये कम है तो बच्चे को आईक्यू के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी लर्निंग स्लो होती है। फिर सिकल सेल डिजीज़ क्या उसको है, उसको विजन, हियरिंग, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग और दूसरे इन्फेक्शंस वगैरह का सारा स्क्रीनिंग टेस्ट कराए जाते हैं। अच्छा, न्यूबॉर्न का सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन क्या हो। सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन चेंज होता है बेबी की एज और कंफर्ट लेवल के मुताबिक। अगर हम इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन की एग्जामिनेशन करते हैं तो और कोई भी डिफरेंस नहीं होता सिवाय इसके कि हम छोटे बेबी की एग्जामिनेशन इस तरह करते हैं कि वो एरियाज़ जिस की एग्जामिनेशन में बेबी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई पेन ना हो, वो पहले करते हैं, और फिर उसके बाद वो एरियाज़ जहाँ पे पेन हो तो उसको बाद में करते हैं। जैसे बच्चे का हेड और नेक जो है और हार्ट और लंग्स पहले स्कल्टेट कर लेते हैं, हेड और नेक पल्पेट कर लेते हैं और हार्ट और लंग्स स्कल्टेट पहले कर लेते हैं। फिर जो है उसके बाद ईयर, माउथ और एब्डोमेन की पल्पेशन जो है वो एंड की तरफ करते हैं। और अगर बच्चा बताए कि कोई जगह में उसके पेन हो रहा है तो वो सबसे लास्ट में एग्जामिन करते हैं। फिर ओल्डर चिल्ड्रन और एडोलेसेंस जो है उसके लिए भी सेम टेक्निक की जाती है जैसे एडल्ट की हो, लेकिन पेनफुल एरियाज जो है उसको लास्ट में देखा जाता है। इसकी रीज़न क्या है कि बड़े लोग तो फिर भी समझ लेंगे कि एग्जामिनेशन उनकी हो रही है, लेकिन अगर छोटे बेबी की पेन वाली जगह पहले से पल्पेट की जाए तो उनका पेन एग्रीवेट कर जाए तो फिर वो नहीं रुकेंगे एग्जामिनेशन के लिए। एग्जामिनेशन टेक्निक क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बर्थ के असेसमेंट के लिए हम कह रहे हैं, बर्थ के टाइम अगर इमीडिएट असेसमेंट है तो उसमें इंटीरियर थोरैक्स को स्टेथोस्कोप से सुनना है। फिर एब्डोमेन की इंस्पेक्शन करनी है, हेड, फेस, ओरल कैविटी, एक्सट्रीमिटीज़, जेनिटेलिया और पेरिनियम की। अबगार स्कोर देखना है, एक दफ़ा बच्चे की पैदाइश के टाइम 1 मिनट पे और फिर 5 मिनट के बाद। तो 3 पॉइंट्स स्केल देखा जाता है 0, 1 और 2 करके हर कंपोनेंट के लिए। अगर 5 मिनट का स्कोर 8 या इससे ज़्यादा है तो हम कंप्लीट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। यहाँ पे एक अबगार स्कोर का टेबल दिखाया है जिसमें ऊपर डिटेल है स्कोरिंग की और नीचे बताया है कि अगर किसी की 8 to 10 स्कोर है तो ये नॉर्मल है, हम इसकी एग्जामिनेशन आगे करेंगे। किसी की स्कोर जो है वो 5 to 7 है तो इसको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं। अगर किसी का 0 to 4 है तो वो सीवियर डिप्रेशन में है और उसको रिससिटेशन की ज़रूरत है। फिर गेस्टेशनल एज और बर्थ वेट के हवाले से यहाँ पे बेबी की क्लासिफिकेशन है। पहले गेस्टेशनल एज के हवाले से है कि अगर गेस्टेशनल एज किसी का 36 वीक से कम है तो वो प्री टर्म बेबी है।
37 टू 42 वीक्स गेस्टेशनल एज है तो इसको टर्म बेबी हम कहते हैं, और अगर किसी का 42 वीक्स से ज़्यादा गेस्टेशनल एज है तो उसको पोस्ट टर्म कहते हैं। बर्थ वेट जो है उसके मुताबिक भी क्लासिफिकेशन है। तो अगर किसी का बर्थ वेट 1000 ग्राम से कम हो तो उसको हम एक्सट्रीमली लो वेट कहते हैं। अगर किसी का 1500 से कम हो तो वेरी लो बर्थ वेट कहते हैं। अगर 2500 ग्राम से कम हो तो लो बर्थ वेट में आता है, और 2500 ग्राम अगर किसी का वेट हो या इससे ज़्यादा हो तो उसको नॉर्मल बर्थ वेट कहते हैं। फिर है न्यूबॉर्न की क्लासिफिकेशन है परसेंटाइल के लिहाज से। अगर स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबी होगा 10 परसेंटाइल से अगर वो कम होगा तो स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबी है। अगर 10 टू 90 गेस्टेशनल एज का बेबी होगा तो अप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज है। अगर 90th या 90th से ज़्यादा होगा तो वो लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज बेबी है। अच्छा, ये जो हमने गेस्टेशनल एज के हवाले से, परसेंटाइल या फिर वेट के हवाले से और एज के हवाले से हमने ये जो डिवीज़न पढ़ी है, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट है कि इसकी बेस पे हम बेबी को हैंडल कर सकें। अगर कोई बेबी लो बर्थ वेट का है, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज है, तो उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स लाइक हाइपोथर्मिया, फीडिंग प्रॉब्लम्स और इन्फेक्शंस के लिए ज़्यादा प्रोन होगा। तो अकॉर्डिंगली हमने इस बेबी को हैंडल करना है। हम पहले से इसके लिए अलर्ट होंगे और उसके मुताबिक उसको मैनेज करेंगे।